अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिक्विफेक्शन का मतलब होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना। लिक्विफेक्शन कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस या कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, किसी चीज का लिक्विड में जाना लिक्विफेक्शन कहलाता है। सबसे पहले अच्छी बात प्यारे बेटे, बड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि जिंदगी हमारी आसान और हसीन हो जाए, जिंदगी आसान और हसीन हो जाए। सर आप केमिस्ट्री वाले सारे इसका फार्मूला बताएं कि जिंदगी आसान और हसीन हो जाए। तो बेटा नेकी करें, नेकी करते जाए, नेकियां करते जाए, आपकी रूह को इत्मीनान होगा। आपके क्रिटिसाइज करने वाले, आपके दुश्मन जिसे आप जानते हैं समझते हैं, वो कम होंगे और नेकियों से जिंदगी लंबी होती है, रूह को इत्मीनान होता है, जिंदगी आसान होती जाती है और हसीन होती जाती है। बुराई करने से आप आगे जब एक बुराई करते हो एक मुश्किल पैदा होती है, जब एक बुराई करते हो एक मुश्किल पैदा होती है। तो इस तरह आप बुराइयां करने से मुश्किलात बढ़ाते हो और एक नेकी करते हो एक आसानी पैदा होती है, एक नेकी करते हो एक आसानी पैदा करते होती है। नेकियां करने से आसानियां पैदा होती हैं और आसानियों से, सहूलतों से जिंदगी हसीन बनती जाती है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं प्यारे बेटे। आज हमने पढ़ना है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, कि गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट करना। जैसा कि नेम ही से जाहिर है, डेफिनेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, किसी भी गैस का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, किसी भी गैस का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना लिक्विफेक्शन कहलाता है। तो बेटा हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इस वजह से गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि गैसेस को जितना वॉल्यूम अवेलेबल होता है वो सारा वॉल्यूम कवर करते हैं गैसेस। और फिर वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। तो आप देखें एक हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हम किसी गैस को छोड़ते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग दूर दूर फैल जाएंगे और गैस सारे वॉल्यूम को कवर कर लेगी। अब ये गैस का वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा, इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है। जबकि अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड के अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होती हैं, इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। करीब करीब होने की वजह से इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं और जिसकी वजह से लिक्विड जो है ये डेफिनेट वॉल्यूम रखता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस कम होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से ये डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। अगर ये गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा? अगर ये गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना होगा? हमें गैस का वॉल्यूम कम करना होगा ताकि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस कम हो, ताकि इसके मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टेंस कम हो और गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होकर गैस लिक्विड में चली जाए। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम करने के लिए, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंसेस कम करने के लिए हमें दो प्रिंसिपल्स हैं अपनानी पड़ती। एक गैस के वॉल्यूम को कम किया जाए बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, कि जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, गैस के दरमियान डिस्टेंस कम होंगे और गैस लिक्विड में जाएगी। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, एक ये। दूसरा, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम करने का तरीका ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये दूर दूर गए होते हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं। अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी कम कर दी जाए तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कम फासले तय करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी और ये लिक्विड में चलेगी। गैस की काइनेटिक एनर्जी किस तरह कम की जा सकती है? बाय लोअरिंग टेम्परेचर। एज वी नो दैट
हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक इक्वेशन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो जितना टेम्परेचर कम करते हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो इस तरह हम जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल कम दूर जाएंगे और इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी और गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, के हाई प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर कम करके काइनेटिक एनर्जी कम होने से फासले कम हो जाएंगे। तो दो चीजें कौन कौन सी, बाय अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड बाय अप्लाइंग लो टेम्परेचर। दोनों सूत्रों में गैसेस के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएंगे और गैसेस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस कम होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी और गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दो प्रिंसिपल होते हैं गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के, कि गैस के ऊपर प्रेशर हाई करें, टेम्परेचर उनका कम करें, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और प्रेशर के नतीजे में वॉल्यूम कम होगा, दोनों के नतीजे में डिस्टेंसेस कम हो जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे और गैसेस लिक्विड में चली जाएंगी। ये दो प्रिंसिपल होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस हद तक प्रेशर को ज्यादा किया जाए, किस हद तक टेम्परेचर को कम किया जाए कि गैस में लिक्विड हो जाए, लिक्विड में चला जाए। क्या क्वेश्चन है आगे कि किस हद तक प्रेशर को ज्यादा किया जाए, किस हद तक टेम्परेचर को कम किया जाए कि गैस जो है लिक्विड में चले जाए। इसका जवाब हमें क्रिटिकल फिनोमिना से मिलता है। क्रिटिकल फिनोमिना में दो फैक्टर अहम होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। इन पर डिपेंड करते हुए गैस लिक्विड में जाती है। किसी भी गैस का टेम्परेचर इसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक कम करना होता है और गैस का प्रेशर इसके क्रिटिकल प्रेशर तक बढ़ाना होता है, तो गैस लिक्विड के अंदर जाती है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, जो इंतहाई अहम फैक्टर है। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन होती है द टेम्परेचर above which gases can not be liquefied no matter how much pressure is applied. Critical temperature of TC of carbon dioxide is 31.1 सेंटीग्रेड। अब डेफिनेशन ये कहती है कि वो टेम्परेचर जिस हद तक गैस लिक्विड में रहती है या इसके ऊपर गैस को लिक्विड में तब्दील नहीं किया जा सकता, बेशक इस पर जितना मर्जी प्रेशर ज्यादा अप्लाई किए जाए, यानी इस टेम्परेचर से ऊपर किसी सूरत भी गैस को लिक्विड में तब्दील नहीं किया जा सकता, जितना मर्जी इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 सेंटीग्रेड, यानी कि ये किसी भी गैस का वो मैक्सिमम लेवल होता है जिस हद तक गैस लिक्विड में मौजूद होती है या इसमें इस हद तक इस टेम्परेचर तक इसको लिक्विड में तब्दील किया जा सकता है। इससे हरगिज़ ज्यादा टेम्परेचर पर गैस को लिक्विड में तब्दील नहीं किया जा सकता। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 सेंटीग्रेड है, ये इस मैक्सिमम लेवल तक कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर तक लिक्विड में रहेगी या इस हद तक लिक्विड में तब्दील किया जा सकता है। इससे ज्यादा पर कार्बन डाइऑक्साइड को किसी सूरत भी लिक्विड में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो एक ये क्रिटिकल टेम्परेचर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं
TC को, the temperature at which gas exists as a liquid, वो टेम्परेचर मैक्सिमम, वो टेम्परेचर जहां तक गैस लिक्विड में रहती है इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस हद तक ये लिक्विड में रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं, बेशक जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, हर गैस की लाइफ में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस हद तक, जिस मैक्सिमम लेवल तक गैस लिक्विड में रहती है, और ये गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो बच्चों, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ये आगे 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस among the molecules of gas. Second, shapes of molecule and size of molecules. Critical temperature TC depends upon 3 factors. Number 1, intermolecular forces, जो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस होती है। दूसरा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि शेप्स एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज्यादा होंगे वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा होंगे। अगर शेप्स गैसेस कम है, मॉलिक्यूल्स की शेप्स कम है, उनके साइजेस कम है, तो वो एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। तो ये शेप्स और साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। इनमें मेन फैक्टर कौन ठहरा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जो मेन फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हुआ, और क्रिटिकल टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मोर स्ट्रॉन्गर intermolecular forces more will be TC, less intermolecular forces less will be TC। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो गैसेस ज्यादा देर तक लिक्विड में रहेंगे। जाहिर बात है, फिर उनका जो TC होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा देर तक ज्यादा टेम्परेचर पर क्रिटिकल में रहेंगी, लिक्विड में रहेंगी, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी, अट्रैक्शंस कम होगी, मॉलिक्यूल दूर दूर जाने के ट्रेंड्स होंगे, तो लिक्विड में रहने का ट्रेंड कम होगा और कम टेम्परेचर तक लिक्विड में रहेंगे, तो जाहिर बात है फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो TC कम होगा। मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मोर विल बी क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस होता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ NH3। वजह मैं आपको बताता हूं जी। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा है 31.1 सेंटीग्रेड होता है, और NH3 अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 132 सेंटीग्रेड, 132.44 सेंटीग्रेड। अब NH3 का क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों कम है?
क्योंकि NH3 एक पोलर गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, जबकि इसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर गैसेस है, नॉन पोलर गैसेस और इसके दरमियान वीक वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हाइड्रोजन के मुकाबले में इंतहाई कम होती है। तो इसलिए मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से NH3 का TC ग्रेटर होता है। तो ये साबित हुआ अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और फिर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उतना आसानी से लिक्विड में जा सकती है। जिस गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ज्यादा होने से मॉलिक्यूल ज्यादा करीब होंगे और ज्यादा चांसेस है वो आसानी से लिक्विड में चली जाएगी। बाकी इसमें तो उसके जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा है, मॉलिक्यूल दूर दूर है और क्रिटिकल टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर वो आसानी से लिक्विड में नहीं जाएंगी, मुश्किल से लिक्विड में जाएंगी। अब जिस गैस को भी आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है बाय डेफिनेशन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लाजमन कम करना होगा, लाजमन कम करना होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा कम कर देंगे तो गैस आसानी से लिक्विड में चली जाएगी। अगर आपने किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करना होगा। किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर लाजमन उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करना है। दूसरा फैक्टर क्रिटिकल प्रेशर है। किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उस गैस का प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर तक हाई करना होगा तो गैस लिक्विड में जाएगी, अदरवाइज गैस लिक्विड में नहीं जाएगी। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है देखते हैं। क्रिटिकल प्रेशर को PC से जाहिर करते हैं। P फॉर प्रेशर, C फॉर क्रिटिकल। PC मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल प्रेशर PC, the minimum pressure which is required to liquefy gas at TC critical temperature. Critical pressure of PC of carbon dioxide is 73 atm. अब डेफिनेशन में देखें कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, इसके ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विड में ले जाने के लिए जो प्रेशर दरकार होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। जो कम से कम प्रेशर दरकार होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर होता है 73। अब ये कम से कम प्रेशर है जो हमें TC के ऊपर दरकार है। इससे कम प्रेशर पर गैस हरगिज लिक्विड में नहीं जाएगी। ये मिनिमम प्रेशर हमें चाहिए होगा गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल प्रेशर है ये 73 atm होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 सेंटीग्रेड बरकरार रखें और इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ाते जाएं तो 73 atm के ऊपर जब इस गैस का क्रिटिकल प्रेशर आएगा तो गैस फौरन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस मिनिमम प्रेशर के ऊपर जाकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे कम पर किसी सूरत भी लिक्विड में नहीं जाएगी। अगर क्रिटिकल प्रेशर से आप ज्यादा प्रेशर लेते हैं तो आसानी से लिक्विड में चले जाएगी, लेकिन क्रिटिकल प्रेशर से नीचे किसी प्रेशर पर ये लिक्विड में नहीं जाएगी। तो अब इस तरह ये जो क्रिटिकल प्रेशर होता है ये कम से कम प्रेशर है, इस हद तक प्रेशर को आपको बढ़ाना जरूरी है।
इस हद तक प्रेशर को आपको लाजमन बढ़ाना जरूरी है, इससे नीचे किसी सूरत भी गैस लिक्विड में नहीं जाएगी। तो फिर हर गैस की लाइफ में ये प्रेशर एक खास प्रेशर होता है जो कि उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर उसको रिक्वायर होता है लिक्विड में ले जाने के लिए, इसलिए इसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर होता है जिसके ज्यादा होने पर गैस किसी भी सूरत में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फिर इस तरह हम इन दो कंडीशन को क्रिटिकल फिनोमेना वाली क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को लेकर किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन ये बनती है कि किसी भी गैस को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो एंड प्रेशर गैस के क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने एक कंडीशन सेट कर ली है कि किसी भी गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करना है कि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लाजमन कम हो और उसका प्रेशर जो है क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा हो, तो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद वॉल्यूम, गैसेस के प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि आप देखा भी जा सकता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। जैसे कि 1 मोलर वॉल्यूम को लें, 1 मोलर वॉल्यूम जो आपके पास 1 मोल गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 22.414 डीएम क्यूब या पर लीटर। मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर प्रेशर 1 एटीएम के ऊपर, 0 सेंटीग्रेड और 1 एटीएम के ऊपर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब होता है। अगर अब हम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को तब्दील करेंगे तो वॉल्यूम भी तब्दील होगा, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं। तो अब क्रिटिकल कंडीशन यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम तब्दील होगा, तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर, इन कंडीशन के ऊपर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। जिस तरह स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है, इसी तरह हम अब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन तब्दील कर रहे हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। तो जी क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन करते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम को हम VC से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइस चांसलर ने क्रिटिकल वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, C फॉर क्रिटिकल। द वॉल्यूम which is occupied by 1 mole of gas at TC and PC के किसी भी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस जो वॉल्यूम रखती है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो VC क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 95.6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल। के कार्बन डाइऑक्साइड का इसके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 95.65 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा है कितना होता है 31.1 सेंटीग्रेड और इसका क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है 73 एटीएम। इन दोनों के ऊपर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होता है वो 95.65 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। फिर इन क्रिटिकल कंडीशन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम अपनी सिलेबस वाला एक मेथड पढ़ेंगे, लिंड मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन।
कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला लिंड मेथड। और हर चीज की जैसे कि बुनियाद है, जैसा कि मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूं, मेरी बेस नीचे खड़े होने के लिए फर्श है, तो इसकी बेस जॉउल थॉमसन इफेक्ट होता है। जॉउल थॉमसन इफेक्ट है। अब किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रिंसिपल हैं, गैस का टेम्परेचर कम करना, लोअर का टेम्परेचर, और गैस का प्रेशर हाई करना। दोनों के नतीजे में गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। क्योंकि गैस का टेम्परेचर हमने लो करना है, तो यहां पर हम लिंड मेथड के अंदर जॉउल थॉमसन इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए गैस का टेम्परेचर लोअर करेंगे और गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाएंगे और गैस को ठंडा करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। अब जॉउल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है? व्हेन हाईली कंप्रेस्ड gas is expanded suddenly, cooling is produced। कि जब किसी भी गैस को जो यकदम, जब उसको हम कंप्रेस कर लें, हाईली कंप्रेस कर लें और यकदम उसको रिलीज करें, एक्सपैंड करें, तो वो ठंडी हो जाती है। गौर करें, एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर हम प्रेशर बहुत ज्यादा हाई करके गैस को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस होने पर गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, एम्प्टी स्पेसेस कम हो जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी, और जब करीब करीब आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी, तो इनका यकदम प्रेशर रिलीज करें, खत्म करें, तो बाहर से एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे। तो जब आप बाहर से एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे, यकदम इनका प्रेशर कम करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल अपनी जाती एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेंगे और तोड़कर दूर दूर चले जाएंगे। क्योंकि वो अपनी ऑन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेंगे, इसलिए उनकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। यूटिलाइज होने के नतीजे में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, और कम होने से गैस ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हमने पढ़ा है, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो लाजमन बात है उनका टेम्परेचर क्या होगा? कम, और गैस ठंडी होगी। इस तरह हम गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उससे नीचे तक ठंडा करके गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। लिंड का अपरेटस जो है वो 4 अपरेटस पर मुश्तमिल होता है लिंड मेथड में इस्तेमाल होने वाला। पहला कंप्रेसर, ये एयर को कंप्रेस करता है जिसको लिक्विड में तब्दील करना होता है। इसके अंदर फैन लगा होता है जो कंप्रेस करता है। कंप्रेस्ड एयर में हीट पैदा होती है। जब इस हीटेड गैस को रेफ्रिजरेटर से गुजारते हैं, ये इसमें से हीट अब्सॉर्ब करता है। ये नंबर 2 पार्ट रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड्स है। ये गुजरने वाले एयर पाइप के आगे, ऊपर और नीचे रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड लगाया गया होता है। आगे स्पाइरल पाइप है, हमदार पाइप, और चौथा जो इसका अपरेटस है वो एक्सपेंशन चैम्बर। नंबर 1 कंप्रेसर, हवा को कंप्रेस करने के लिए। नंबर 2 रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, पाइप के आगे पीछे हीट को अब्सॉर्ब करने के लिए। नंबर 3 हमदार स्पाइरल पाइप। नंबर 4 ये एक्सपेंशन चैम्बर। अब जिस एयर को या जिस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है उसको पहले कंप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रेश एयर को हम कंप्रेस कर रहे हैं, यहां कंप्रेसर से गुजारेंगे। इसका फैन हवा की लेयर के ऊपर लेयर लगाकर उसे कंप्रेस करेगा। ये 200 एटीएम तक कंप्रेस कर देता है, और 200 एटीएम बहुत ज्यादा कंप्रेशन है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पैदा होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होने की वजह से हीट खारिज होती है। हमें पता है अट्रैक्शन में बॉन्डिंग नेचर पैदा होती है जिसकी वजह से हीट खारिज होती है, और हीट खारिज होने से वो गैस हीटेड अप हो जाती है। जो ये हीट खारिज होती है इसको कहते हैं
heat of compression. Heat of compression. When 1 mole gas is compressed highly, the amount of heat is released during compression is called heat of compression. कि जब 1 मोल गैस को बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेस किया जाता है 200 एटीएम में, तो मॉलिक्यूल्स करीब आने की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होने की वजह से जो एनर्जी या हीट रिलीज होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ कंप्रेशन। और हीट खारिज होने से ये कंप्रेस्ड गैस हीटेड अप हो जाती है। जब हीटेड अप हो जाएगी तो इसकी हीट खत्म करने के लिए गैस को रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड्स के में से गुजारा जाएगा। ये कंप्रेस्ड एयर का पाइप है, ये हीटेड गैस है, यहां से गुजरेगी, इसके आगे पीछे रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, वो जो हीट गैस के अंदर पैदा हुई है ये उसमें से ऑब्जॉर्व कर लेगा, उचक लेगा और गैस अब ठंडी हो जाएगी। गैस जो ठंडी हो गई है इसको अब हम आगे स्पाइरल पाइप से गुजारेंगे। स्पाइरल पाइप से गुजारेंगे। ये अब स्पाइरल पाइप से गैस गुजर रही है। गुजरने के बाद स्पाइरल पाइप के एंड पर नोजल होती है। नोजल के अंदर एक सुराख होल होता है, उसमें से गैस बाहर आएगी। अब जो गैस आ रही है इसका प्रेशर बच्चों कितना है? 200 एटीएम। जो गैस नोजल के सुराख से बाहर आएगी उसका 200 एटीएम और एक्सपेंशन चैम्बर का प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। जब गैस यकदम हाई प्रेशर से बाहर लो प्रेशर एरिया में आएगी तो सडनली एक्सपेंशन होगी, जॉल थॉमसन होगा। जॉल थॉमसन से गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, गैस ठंडी हो जाएगी और यही ठंडी गैस ऊपर की तरफ उठेगी और ये ठंडी गैस स्पाइरल पाइप के साथ टकराएगी और स्पाइरल पाइप में आने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स को मजीद ठंडा कर देगी। ये स्पाइरल पाइप इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्पाइरल पाइप और सीधे पाइप में सरफेस एरिया का फर्क होता है। खमदार पाइप लेने से, स्पाइरल पाइप लेने से इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ठंडी गैस इसके साथ टकराए और टकराकर आने वाले जो मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ठंडा कर दे। उसके बाद ये जो गैस ठंडी गैस है ऊपर उठती है, इसको दोबारा ये कंप्रेसर की तरफ यहां से भेज दिया जाता है। फिर ये कंप्रेस्ड होगी। कंप्रेस्ड होने के बाद फिर ये इसमें हीट पैदा होगी। इसको दोबारा फिर रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से गुजारेंगे जहां ये हीट अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर ये स्पाइरल पाइप से गुजरेगी। फिर ये दोबारा ये नोजल में से बाहर आएगी और यकदम एक्सपेंशन होगी, जॉल थॉमसन इफेक्ट होगा, गैस ठंडी हो जाएगी। ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे यहां तक कि गैस का टेम्परेचर गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करके गैस को लिक्विड में ले जाएंगे। ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे यहां तक कि जॉल थॉमसन इफेक्ट को इस्तेमाल करके गैस का जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देंगे और गैस जो है लिक्विड में चली जाएगी। इस प्रोसेस के तहत तमाम गैसें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं मासवाए हाइड्रोजन और हीलियम के। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा वजह मैं आपको बताता हूं। जो हाइड्रोजन और हीलियम है इनका साइज कम होने की वजह से और नॉन पोलर होने की वजह से इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये क्रिटिकल टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करीब होता है। इसलिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर अटेन नहीं किया जा सकता बहुत ज्यादा कम होने की वजह से। इसलिए इन गैसेस को इस मेथड में लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन
ये गैसें लिक्विफाई हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विफाई नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर इनका क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन करना मुमकिन नहीं है। तो इसके अलावा बकाया तमाम गैसें यहाँ लिक्विफाई हो सकती हैं। इसमें हमने पढ़ा कि गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है। गैसेस को दो, हाईली प्रेशर और टेम्परेचर कम करने से, गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करने से और उसका प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर तक बढ़ाने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैस पढ़ा कि किस तरह एक गैस को उसकी गैसियस स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो प्रिंसिपल हैं, लोअरिंग टेम्परेचर और हाईली प्रेशर। कंडीशन क्या है कि गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से गैस का टेम्परेचर कम करना होगा और गैस का प्रेशर उसके क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। बी हैप्पी, खुश रहें। आपको और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल्लाह, इसको सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। अल्लाह हाफिज।